छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव को अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से एक्टिव दिख रही है। बीजेपी नेताओं की ओर से बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानने वाले बयान के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कांग्रेस चुनौती नहीं है, टारगेट भूपेश बघेल और कांग्रेस के विधायक को करें, फिर 2023 में हमारी जीत पक्की है। बार बार कहता हूँ, आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए। हम निश्चित रूप से 23 हमारे कब्जे में लेंगे, किसी हाथ में जाने नहीं देंगे। तो माथुर के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि ओम माथुर अपना बयान रोज बदल रहे हैं। पहले बयान देते हैं चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। वो कंफ्यूज हो गए हैं। रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। युद्ध, आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है, तो इसका मतलब ये है कि ओम माथुर कंफ्यूज्ड हो गए। उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझ नहीं आ रहा है। एक के बाद एक ओम माथुर के बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। साथ ही ओम माथुर का बयान ये भी साफ कर रहा है कि सीएम भूपेश बघेल का चेहरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके पहले डी पुरंदेश्वरी भी भूपेश बघेल को सबसे बड़ी चुनौती बता चुकी हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी सीएम भूपेश बघेल और उनके विधायकों को टारगेट कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। राजनीति को क्रिकेट के आखिरी गेंद की तरह अनिश्चितताओं से भरा हुआ माना जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं से भरी हुई होती है, बल्कि इसलिए कि राजनीति में आपको दी गई चुनौती कब मुश्किल बन जाए और कब आसान हो जाए, यह विरोधी खेमे को भी पता नहीं होता। हम चर्चा हालिया बयान पर कर रहे हैं जिसमें चुनौती शब्द का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ओम माथुर आए तो उन्होंने यह कह दिया कि छत्तीसगढ़ तो उनके लिए चुनौती है ही नहीं। फिर अगले ही पल यह जवाब आया कि भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के सदस्यों पर वार करो। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनौती पर तंज कस चुके थे कि चुनौती तो ओम माथुर को अपनी पार्टी से ही मिलने वाली है। कुल मिलाकर यह पूरा उलझन भरा सियासी दांवपेच कई तरह के इशारे कर रहा है। वह क्रिकेट में कहते हैं ना, यदि आप शुरू से ही आक्रामक रहे तो सामने वाला बॉलर नर्वस हो जाता है। ठीक वही अंदाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए ओम माथुर की बॉल पर नजर आ रहा है। आज भी उन्होंने ओम माथुर पर यह कहकर तंज कस दिया कि पल पल बयान बदल रहे हैं, ओम माथुर कंफ्यूज हैं। नमस्कार, आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कुल मिलाकर ओम माथुर का दौरा और बयानों के बीच एक बात तो साफ हो चली है कि आरोप प्रत्यारोप के किसी भी सिरे से जनता का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन राजनीति जरूर गर्मा रही है। लिहाजा आप इसे 2023 की चुनावी तैयारी भी मान सकते हैं और यह एहसास भी कर सकते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में नेता ऐसे ही बयानों के तीर एक दूसरे पर दागते हुए आपको नजर आएंगे। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि ऐसे बयानों से क्या कुछ नया चुनावी समीकरण बनता दिख रहा है या फिर चुनावी रिहर्सल के तौर पर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को आजमाने की कोशिश कर रही है। टारगेट पर कौन? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए निश्चित तौर पर 3 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय साहू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ बिलासपुर से रजनीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईवी मुरली साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं सीधा चलता हूं रजनीश जी के पास। रजनीश जी, प्रभारी आए थे, ऐसा लगा था पहली गेंद पर छक्का मारेंगे। पहले बयान आया कोई चुनौती नहीं, फिर बयान आया मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथियों को, जो उनके साथी उनको घेरना है। क्या पहले नहीं था या पहले ऐसा लग रहा था बहुत हल्के में ले रहे हैं पार्टी को, फिर जो स्थिति नजर आई पार्टी की अब ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? तो क्या ये विरोधाभास है दोनों बयानों में? रजनीश जी, कहा कि बैट्समैन आक्रामक होकर खेल रहे हैं, तो बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रही बात आक्रामक की, तो जो माननीय माथुर जी का प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल जिस दिन से
निश्चित है राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग कि हमारे वरिष्ठ नेताओं का प्रोफाइल तो एक बार पूछते होंगे, खोजते होंगे, जानने का प्रयास करते होंगे। तो माननीय माथुर जी का जो प्रोफाइल है ना, उनको देख के कांग्रेस के सारे लोग ये अभी से मान के चल रहे हैं कि हम लोग का जो अब ये झूठ का पुलिंदा था ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनौती नहीं है। अब रही बात, आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, कंफ्यूजन में है। सरकार ने जो बड़ी बड़ी वादे की थी, 4 साल हो चुका है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, तो किसको टारगेट करेंगे? सरकार को ही करेंगे ना। तो वही बात तो माथुर जी ने कहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को, माता बहनें हो, चाहे युवा हो, चाहे नौकरी पेशा हो, श्रमिक हो, किसान हो, बड़े बड़े वादे किए थे, कुछ नहीं किए हैं। तो उनको टारगेट करके विकास के सारे काम ठप है। कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में रोज देख रहे हैं, नशे का कारोबार, माफियागिरी, ये सब देख रहे हैं। इसी चीज को टारगेट करना है। कांग्रेस चुनौती नहीं है बिल्कुल। और कांग्रेस की बौखलाहट, हताशा, निराशा दिख रही है कि माननीय माथुर जी ने जब एक शब्द कह दिया कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, तो अंदर से हिले हुए हैं। और अच्छा है, हिलना चाहिए, क्योंकि काम नहीं किए हैं, जनता को धूल में आंच झोंके हैं, छल किए हैं। तो इनको हिलना चाहिए और ये महसूस होना चाहिए कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता हमको जिस हिसाब से बहुमत दी थी, उसी हिसाब से इनको पराजय का मुंह की दिखाएगी। जी अजय जी, चुनौती तो देखिए आपके लिए भी है। बीजेपी के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। 2018 का चुनाव हम देख चुके हैं। 2023 जो भी होगा बीजेपी के लिए अब की स्थिति होगी। बीजेपी के आरोप को क्या चैलेंज की तरफ आप लेते हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर यह आरोप बीजेपी लगाती रही कि कई नेता और पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, कई नेताओं में दम अभी से नजर आ रहा है। क्या नुकसान होगा आने वाले समय में, ऐसा लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित तौर पर मुरली साहब भी बैठे हैं, रजनीश जी बैठे हैं। जो बुरा हाल होना था वो 2018 में हो गया, वो स्थिति अब छत्तीसगढ़ में दोबारा कभी नहीं आने वाली। क्या नुकसान होगा, लगता है? देखिए, जिस दिन से हमारी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, हमने छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान परिवार से आते हैं, किसानी करते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले किसानों की क्या स्थिति थी, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। 16,500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। कर्ज में किसान डूबा हुआ था। 10 घंटे के अंदर हमने किसानों का कर्जा माफ किया। जो हमने वायदा किया था उनके जेब में पैसे डालने के काम किए। 2500 रुपए में धान की खरीदी की, अभी 2640 रुपए में तक वो भाव जा चुका है और हम लगातार खरीदी कर रहे हैं। जब जब त्यौहार आते हैं हम उनके हिस्से का जो पैसा है, उनके हक का जो पैसा है, वो उनको देने का काम करते हैं। रमन सिंह क्या करते थे? रमन सिंह ने कहा 300 रुपए बोनस देंगे, कभी नहीं दिया। केवल चुनाव वर्ष में उन्होंने बोनस दिया। रमन सिंह ने कहा आदिवासियों को गाय देंगे, चप्पल देंगे, लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या रही ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जो नक्सलवाद 3 ब्लॉकों तक था वो 18 जिलों तक आ गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का गृह जिला भी नक्सल प्रभावित हो चुका था। हमने नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी। और जो बात ये कह रहे हैं बार बार माफियागिरी, तो उन माफियाओं का सिंडिकेट जो 15 वर्षों में बना था उसको तोड़ने का काम हमने किया। तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए शुरू दिन से नहीं है। लेकिन बात यह है कि राजनीति में अगर कोई कमेंट्स आते हैं, कोई क्रिया होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। ओम माथुर जी का छत्तीसगढ़ में पहला आगमन होता है। राजनीति में लगभग होता यह है कि अति उत्साह में आदमी कुछ बातें कह देता है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाते हैं, वहां पर जब बैठ के करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यहां पर मैंने जो कहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनौती नहीं है, भूपेश बघेल चुनौती नहीं है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल, वो सबसे बड़ी चुनौती है। उनको टारगेट किया जाए तो भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी तो लगातार टारगेट करती रही है। उनकी दिवंगत मां तक को आपने थाने में बिठाया है, उनको जेल तक भेजने का काम आपने किया है। बारिश के समय में आपने सीमांकन करा करके उनके खेत को, उनके घर को नपवाने का काम किया है। तो आप कहीं से यह मत समझिए कि भूपेश बघेल को लेकर के आपने कोई कोर कसर छोड़ी है। तो आपको जो करना था आपने किया है। उसके बाद जब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा देखिए। कभी वो मुख्यमंत्री जी को मुसवा कहते हैं, कभी कुत्ता कहते हैं, कभी बिल्ली कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसानों से इतनी नफरत क्यों है, यह सबसे बड़ी बात है। और
कंफ्यूजन ये है ओम माथुर जी का कि उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अभी वो शहरों में ही घूमे हैं। जब वो गांव में जाएंगे तो उनको भाजपा की दुर्गति भी देखने को मिलेगी। इंतजार करिए रजनीश जी, जब आप गांव में जाएंगे ना तो आपका कार्यकर्ता ही आपसे सवाल करेगा। मुरली साहब, ये राजनीतिक परिदृश्य पर कितना असर डालता है? चुनौती नहीं, मुख्यमंत्री को घेरो, मंत्रिमंडल को घेरो, जनता का कोई सरोकार होता है इन सब चीजों से? मुरली साहब। आदित्य जी, ओम माथुर जी का जो कहना है कि कांग्रेस यहाँ पे कोई चुनौती नहीं है, उनका आने के बाद उनका पहला रिएक्शन था, वो कोई भी नेता इसी तरह का रिएक्शन देता है, वो इसलिए दिया जाता है अगर उसका एक पर्सपेक्टिव में देखे तो ये मुझे लगता है कि ये जो कैडर्स है 2018 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है, उसके बाद जो मनोबल गिरा है कैडर्स का, उन कैडर्स को उकसाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनमें गर्मी और जोश भरने के लिए इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया था। लेकिन जब बैठकें करने लगी उसके बाद उनको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा और दशा है उसके बारे में समझ में आने लगा है। जैसे साहू जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद वो जिस तरह से वर्क प्लान और एक्शन प्लान जो दोनों बना रहे हैं, तो उनका जो पहला बयान और अभी का जो बयान है, दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2023 का जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने चुनौती के रूप में भूपेश बघेल खड़ा है। जो भूपेश बघेल जो 2018 में जिस तरह से कांग्रेस के लिए उन्होंने जो प्लानिंग बनाया था और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था, लगभग उसी तरह का प्लान अब भारतीय जनता पार्टी शायद भूपेश बघेल सरकार के लिए कर रही है। वो टारगेट कर रहे सरकार को, टारगेट कर रहे सरकार के मुख्यमंत्री को, वो टारगेट कर रहे हैं विधायकों को, वो टारगेट करेंगे जो मंत्री है उनको टारगेट करेंगे, और वादा खिलाफी की बात करेंगे। सब कुछ जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैनिफेस्टो जिस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है या जितना इंप्लीमेंट हुआ है, या जो डेवलपमेंट की जो राजनीति है, वो इन सब बातों को लेकर टारगेट तो होना ही है। 2023 में चुनाव है, अब ये जो टारगेट और जो एक्शन है ये आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में दिखेंगे। जी रनीश जी, ओम माथुर जी क्या देकर गए, कोई टिप्स के बारे में बताएंगे? कि जिससे भी बात हो रही है सबका कहना है कि वाकई में जो कार्यकर्ताओं जो सुनना चाहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजयुमो के कार्यकर्ता, वो टिप्स वो निश्चित तौर पर दे के गए। सवाल सबसे बड़ा है मुद्दे कहां हैं? मुद्दे हैं महिला हुंकार रैली आप निकाल रहे हैं, उसके बाद आपके ब्रह्मानंद नेताम जो वहां के कंटेस्टेंट है वो खुद रेप के आरोप में फंस जा रहे हैं। आप घोटाले की बात करते हैं, नान घोटाले में आपकी सरकार भी घिरी हुई थी। कैसे सामना होगा ये सब चीजों का रनीश जी? माननीय हमारे प्रभारी जी के आने के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है। वो एक ऐसे अनुभवी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत ही बारीक, एकदम माइक्रो लेवल के जो मैनेजमेंट है कार्यकर्ताओं को, उसके बारे में उनका पूरे देश में पहचान है, और उन्होंने उन्हीं बातों को कहा है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारे वरिष्ठ नेता जो कहते हैं। और निश्चित रूप से सरकार इनकी है, 4 साल की सरकार है। अभी इन्होंने बहुत सारे गिनाए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसको मैं, चूंकि आज ये विषय नहीं है, नहीं तो मैं अभी पूरा सब लेके बताता इनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी 20 जुलाई का विधानसभा में घोषणा पत्र में मैंने जो प्रश्न किया था उसमें क्या जवाब दिया। उसमें पहले ही बिंदु में लिख दिया है, एक छोटा सा दिखा देता हूं मैं, कि भाग अपूर्ण है करके। बस पहला घोषणा पत्र किसानों से संबंधित डिटेल है पूरा, अभी उसको पढ़ने का समय नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। और ये छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 2600 रुपया देने की बात कर रहे हैं। पहले ये बताएं कि केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है उसका एक्स्ट्रा कहाँ है? आप तो 2018 में बोले थे ना कि 2500 देंगे, तो केंद्र सरकार जो हर साल 100-200 बढ़ाते 1700 को 2000-2100 तक ले गई, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को आप बरगलाते रहे और समझ रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, संगठन में 2000 से 2003 में भी ये इनका ऐसी प्रकार का खुशफहमी था कि भाजपा है कहाँ। प्रवेश करवाते रहे, कराते रहे, विधायक को तोड़ते रहे, खरीदते रहे, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। 2000 से 2003 तक क्या किया, और 2003 से 18 तक इनकी क्या हालत रही बताने की जरूरत नहीं है। इनकी घोषणा पत्र के आधार पर इनको जो भारी बहुमत मिला है, छत्तीसगढ़ जनता का भ्रम टूट चुका है
और आने वाले समय में देखिएगा, ये बोलते रहे हमने ये कहा, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है। कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं है तो अब है, ठीक है, माने उसको। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 15 साल में एक से हर प्रकार के काम किए हैं, विकास को लेकर के, हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर के। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। किसान कभी बोलते हैं जो है ना 2500 दे रहे हैं, 2500 नहीं दे रहे हैं, 2500 बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा में कहा गया है कि हम 2500 नहीं दे रहे हैं, और आखिरी में आप भी यदि किसान हैं तो एक बार जोड़ घटाव कर लीजिए कि 2500 दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो इनका झूठ छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। ये खुशफहमी में रहें, आत्ममुग्ध रहें कि हमारे सामने कोई नहीं है, हमारे सामने कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता इनके बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में पराजित किया है, अभी फिर पराजित करेंगे। ठीक है अजय जी, अभी की मौजूदा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनौती है कि नहीं आपके लिए? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। हम कभी भी चुनौती है कि नहीं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटौल चल रहा है, चुनौती मानते कि नहीं आप? भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा लगातार 15 वर्षों तक विकास पुरुष का बना हुआ था, चाउर वाले बाबा का चेहरा बना हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी को उस चेहरे से परहेज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में क्यों नहीं जाना चाहती? और ओम माथुर ये क्यों कह रहे हैं कि कोई भी अपनी टिकट पक्की ना समझे, कोई भी ये ना समझे कि मेरी टिकट पक्की है? तो जबकि विपक्ष में होता यह है आदित्य जी, जो विपक्षी पार्टी होती है उसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है और नेता जो होता है विधायक दल का, सीएलपी लीडर जो होता है, वो स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा दोनों होते हैं। और जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अध्यक्ष के रूप में और टीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पार्टी का चेहरा थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि वो उन दोनों को भी चेहरा मानने से इनकार कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि 15 वर्षों के विकास पुरुष और चाउर वाले बाबा से परहेज क्यों हैं? और जो चेहरे की बात ये कर रहे हैं तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? इन्होंने अपने सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को नकार दिया है। अब ये बात कर रहे हैं भूपेश बघेल जी के सामने मोदी का चेहरा लाने की। तो मोदी के चेहरे से छत्तीसगढ़ में क्या होना है, क्या इनको लाभ दिखता है, इनको ये बताना चाहिए। जी, ये तो 2023 की बात है, निश्चित तौर पर रंजीत जी देख लेंगे, ओम माथुर जी देख लेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह है, आरक्षण बड़ी चुनौती है भानु प्रतापपुर के लिए। आज कवासी लखमा के एक कार्यक्रम के दौरान वहां पर लोग आ गए और साफ तौर पर कहना था उस व्यक्ति का, उस वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका यह कहना था, मैंने पिछले चुनाव में आपके लिए काम किया, मैं आपके साथ घूमता था, लेकिन अभी जो आरक्षण का मुद्दा है ये आपके लिए भी गले की फांस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि हवा जो है वो फिलहाल वहां की सही नहीं है। क्या ये माना जाए कि हर वर्ग को खुश नहीं कर पाया? आईना दिख गया आज वहां पर जब आप भानु प्रतापपुर में गए, कवासी लखमा का जिस तरह से विरोध हुआ। जी देखिए, आदिवासी समाज का जो आरक्षण इन्होंने बढ़ाया था और सतनामी समाज का आरक्षण कम किया था, तो इसमें ही इनकी मंशा साफ थी। ये चाहते तो सतनामी समाज के आरक्षण को में कटौती नहीं करके आदिवासी समाज के आरक्षण को अगर बढ़ाते तो जो पीड़ित पक्ष है, जो कोर्ट गया, वो कोर्ट नहीं जाता। तो इनकी मंशा थी डिवाइड एंड रूल की, जिस तरीके से अंग्रेज किया करते थे, ये तो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। तो ये उन्हीं की तरह छत्तीसगढ़ में एक सियासी चाल इन्होंने चली थी। इनके बड़े नेता हैं ननकी राम कंवर जी, मंत्री रहे हैं, उनकी समिति बनाई और कोर्ट को बताया तक नहीं। जो हलफनामा दायर किया उसमें उस समिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो हुंकार रैली निकालती है आदित्य जी, महिलाओं की हुंकार रैली बिलासपुर में होती है, और इनका भानु प्रतापपुर का जो कैंडिडेट होता है वो इनके शासनकाल में झारखंड की एक नाबालिग युवती को बुला करके इस तरीके से गैंग रेप का मामला होता है और ये उसको प्रत्याशी बनाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी एक रेप के एक्यूज के साथ खड़ी है। सबसे दुखद बात यह है कि जो पार्टी सुजीता की बात करती है वो पार्टी एक बलात्कारी के साथ गली गली जाकर के वोट मांगने का काम कर रही है। जी अभी आदित्य जी आदित्य जी इन्होंने जो कहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विकास पुरुष को चेहरा क्यों नहीं बनाए हैं, ये टिकट काट रहे हैं, किसका टिकट काटेंगे? हमारे साहू जी बैठे हैं, वो घोषणा कर दे कि 71 टिकट हम दे रहे हैं कांग्रेस के और यही चेहरा रहेंगे। साहू जी, आज नवंबर है, 22 नवंबर, जनवरी फरवरी के आते आते आपके इसमें कितना सूर्य फुटअव्वल होगा ना, पूरा
छत्तीसगढ़ देखेगा, अभी देखना तो सही, जो आत्ममुग्ध हो ना पूरे देश में तो देख लिए, राजस्थान कब जाएगा कब आएगा चल रहा है। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के लोग, जो चर्चाएं हैं, हम लोग का भी चर्चा होती है आपके वरिष्ठ नेताओं से, देखने का क्या स्थिति में जाएगा। बहरहाल वो आपका अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब होगा उस समय फिर आ जाओगे टीवी में बैठ करके कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ के कांग्रेस की चिंता करिए, कहां से कहां पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है कि हम 14 सीट में आए हैं, और मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ की जनता आज पछता रही है। जी डॉक्टर रमन सिंह आपकी पार्टी के चेहरे हैं कि नहीं है ये बताइए ना, घुमा क्यों रहे हैं बात? आप अभी अपने कार्यकाल की बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता अपने कार्यकाल की बात करते हैं, आगामी चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह चेहरा होंगे कि नहीं होंगे? भूपेश बघेल है, बिल्कुल है। अगला चुनाव हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर लड़ेंगे, राष्ट्रीय निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में कोई संशय की स्थिति नहीं है। आप अपनी बात करिए, डॉक्टर रमन सिंह जी चेहरा होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? हमारा तो बोल दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल चुनाव के बाद। हाँ जी 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 आदित्य जी। रंजीत जी, एक सवाल था मेरा, बहुत समय से मैं सोच रहा था आपसे पूछूंगा। मुरली साहब भी बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कई नेताओं का ये कहना है, मुरली साहब भी यहां पर बैठे हुए हैं, रंजीत जी, की ब्राह्मण नेताओं की जो फाइल खुली है उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का हाथ था, उसी ने फाइल मुहैया कराई, क्योंकि कांग्रेस को तो एक दिन पहले पता ही नहीं था। पता होता तो जिस दिन हस्तक्षेप करने की बारी आती उस दिन कहीं ना कहीं सामने आ जाती है सब चीजें। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दिए। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से रंजीत जी? देखिए आदित्य जी, ये सब प्लांटेड न्यूज है और कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हार के डर से जूझ रही है, हताशा निराशा में है। इस तरह इसलिए इस बात को उठाया गया है, और आने वाले समय में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कौन कौन इसमें लगे हुए थे। और जब इनको इतनी जानकारी था तो 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल से सरकार में, इसलिए ये सब प्रकार के न्यूज एक पार्टी के द्वारा प्लांटेड किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर इनके ऊपर ही पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ का मामला है क्या? 4 साल से सरकार की आप दुहाई दे रहे हो। रजनीश जी, टीवी चैनल में बैठ करके इस तरीके से झूठ नहीं बोला जाता भाई। विधायक हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, क्या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया झूठ बोलना? 4 साल से क्या छत्तीसगढ़ का मामला है जो हमारी सरकार करेगी? अरे आपकी सरकार थी तब, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वहां पर FIR हुई है। अरे वहां भी आपकी सरकार है, भूल गए क्या? झूठ बोल रहे हो। 4 साल से यहाँ सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दुराचार का रिकॉर्ड रखे हम। हमारी सरकार है तो महिलाओं की बात करते हो, बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और बेटियों के साथ इस तरीके से अनाचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और पूरी पार्टी का बचाव करती है। जी मुरली साहब, एक सवाल था मेरा, जो अभी की स्थिति है, ओम माथुर के आने के बाद क्या लग रहा है, परिवर्तन होगी स्थिति? क्योंकि बहुत पुराने नेता है, सीनियर नेता है, बड़े बड़े राज्यों को उन्होंने देखा है। एक उनका बयान था जो मीडिया में सुर्खी बना, बच्चा उदंड होगा तो मैं कान भी पकड़ लूंगा। तो क्या वाकई में उदंडता हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री को बैठे बैठाए निशाना साधने का मौका मिल गया? कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि ओम माथुर का सबसे बेहतरीन रिलेशन किसी के साथ है छत्तीसगढ़ में, तो बृजमोहन अग्रवाल के साथ है। क्या कोई नया समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं आप अगले 2023 के आम चुनाव के लिए? 2023 का जो चुनाव है उसके लिए पार्टी में किसी इंचार्ज को या बड़े नेता को लाकर बिठा देने से भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई मूल चूक परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जो कैडर बेस्ड पार्टी है उनका अपना एक तरीका है काम करने का, अपना एक तरीका है सोच विचार आइडियोलॉजी, ये सबको देखते हुए आरएसएस का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। तो उसके लिहाज से वो मुझे लगता है कि 2023 की तैयारी करेंगे। 2023 की जब तैयारी करेंगे तो जितने भी वरिष्ठ नेता है, बृजमोहन जी है, रमन सिंह है, या अन्य जो भी नेता है, उनका सलाह मशवरा जरूर लिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला है। तो जो छत्तीसगढ़ से जो लोग जुड़े हैं उनसे सलाह मशवरा करके ओम माथुर जी जो भी प्लान बनाना है वो उस तरह से प्लान करेंगे। टिकट किसको देना है नहीं देना है वो पार्टी के अलग अलग कमिटी से वो डिसाइड करेंगे।
और कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो भी वो पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा। मुझे लगता है कि 2023 की जो चुनाव की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी ओम माथुर के आने के साथ ही पूरी तरह से जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के लिए भी अपनी, कांग्रेस वैसे भी 4 साल से तैयारी में है अपनी अलग अलग स्कीम के तहत, अलग अलग न्याय स्कीम के तहत। तो मुझे लगता है कि 2023 का जो चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा। देखना यह है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, तो देखिए 2023 का आम चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल तो सबकी निगाहें भानु प्रतापपुर की तरफ है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री की जो छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो छवि किसान पुत्र की है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अच्छा काम करने की। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी इस बात को समझना पड़ेगा, जो बातें आ रही है, दम्भ नहीं होना चाहिए। दम्भ, यही दम्भ 2018 के पहले कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी देखने को मिला था। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। ओम माथुर आए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा नजर आ रही है। मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। 2018 में सब कुछ खो चुके हैं। शायद इससे बेकार प्रदर्शन या इससे लोअर प्रदर्शन इसके पहले कभी ना था, ना कभी होगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो सत्ता पे रहता है उससे सबसे ज्यादा चुनौती होती है उस सत्ता को बरकरार रखने की। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी